जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। देखो, जब हम लोग जैसे कोई वर्क करते हैं, तो वर्क के साथ हमारे पास दो चीजें होती है, एक फोर्स होता है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है। तो हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का हमारा जो बेसिक मोटो है, वो है कि हम लोगों का जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चले और उसमें ज्यादा कोई परेशानी ना आए। समाज सेवा तो बाद में होती है। वैसे तो समाज सेवा 60 साल के बाद होती है, जब सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सच तो यही है, जो अभी अनुभव है वो ये बताता। हाँ जी, मेरी सुन लो। तो घूर्णन गति या फिर आपके पास रोटेशनल मोशन में खास बात यह है कि एक ही बॉडी या एक ही कोई भी वस्तु है, वो एक साथ दो तरह की गति करती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ हमारे कैरेक्टर हैं, और जैसे उस कैरेक्टर को डिफाइन किया राशि के आधार पर। तो कुछ राशि ऐसी ऐसी हैं राशि, जैसे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, वो डुअल कैरेक्टर के होते हैं। बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, यानी कि दोहरा चरित्र वे लोग जीते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ये चौक है, ये तो शायद आपको उसमें दिखाई नहीं दे। ये हम जब इसको रोटेट ऐसे करते हैं, ये घूम रही है, तो ये अपने स्थान पे रहते हुए स्पिन करती है, चक्रण करती है और आगे बढ़ती है। तो जब ऐसी गति होती है, वहां घूर्णन उसको कहते हैं, रोटेशनल कहते हैं। तो रोटेशनल में दो तरह की गतियां उसके अंदर होती है, एक वो अपने स्थान पे रहते हुए घूमती है और आगे बढ़ती चली जाती है। यस सर। तो रोटेशनल का मौसम ये होता है। इसमें हम लोग दो तरह की ऊर्जा लेते हैं रोटेशनल में। रोटेशनल एनर्जी, एक आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल। दरअसल ये तो खैर वैसे बाद में आने वाला है, लेकिन मैं आपको यहाँ तुरंत ही इसका वर्ड का मीनिंग बता दूं। ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जी? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी। हेलो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? रेखीय गतिज ऊर्जा। पीछे आप, पीछे बताओ जी। बीच में आप बताओ। इतना मुश्किल सवाल तुमसे पूछेंगे। जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं ना, वो सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर क्वेश्चन पुटअप क्लास में तब होते हैं जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है, तो भाई तुम बात ना करो, या तो जवाब दो, नहीं तो बात ना करो। ये एक तरीका है। ठीक है। क्लास में शांति बनी रही, इसलिए सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और कोई मौका नहीं है। वैसा आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ इतना मुश्किल नहीं है। 1/2 mv², सिंपल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है भाई 1/2। ये बताओ चलो कितनी? आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर, ये बताओ। आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर ये वाली होती है। यस सर। वैसे अगर आप देखोगे, आई ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में है यही वाली सर। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलने वाला। तो रोटेशनल मोशन में जब भी कोई बॉडी आपके पास से मूविंग कंडीशन में होती है, विद इट्स सेल्फ इन स्पिन कंडीशन, तो आपके पास दो तरह की उसके पास एनर्जी होती है। रोटेशनल मोशन का ये मीनिंग है। तो एक ही साथ में वो दो दो तरह का मोशन करती है। ठीक है। तो इसमें जो है, जब चीजें हम लोग लेते हैं, तो हमारी जो कंडीशन है रोटेशन में, जैसे सर्कुलर में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, थीटा जिसको कहते हैं। उसके बाद में जो है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आता है, ओमेगा कहते हैं। इस ओमेगा में भी दो ओमेगा होते हैं, एक आपके पास ओमेगा नॉट होता है, एक ओमेगा होता है ये। ओमेगा नॉट क्या होता है? हाँ जी। आप सबसे पीछे
यहाँ बैठ जाओ, क्यों पीछे कहाँ बैठ, दिख रहा है? ठीक, बताओ जी ओमेगा नोट क्या होता है? बगल में रखिए, आगे रोटेशनल वेलोसिटी। अब इसका मतलब ये है कि आपको दो चीजें ना पता है, एक तो ओमेगा नोट नहीं पता, एक रोटेशनल मोशन नहीं पता। तो बीच में नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। बताओ जी, आप बताओ, इधर नहीं, वो आपके पीछे। पहले नाम बताओ अपना। है जी? इंशा। इंशा, अच्छा। तो ओमेगा नोट जो है, यस सर, आप बताएं। हाँ जी, तो ओमेगा नोट क्या होता है? आप तभी तो आप बोल रहे हो। हाँ? हाँ जी, सॉरी। तो आप बताओ, आप। हम्म, हाँ जी, नहीं मालूम आप? भाई आप ओमेगा नोट नहीं पता, आप बताओ। हाँ जी, आगे। ओमेगा नोट क्या होता है? व्हाट इज नेम? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा। इनिशियल, जैसे इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट होगी चीज चक्र, जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से स्टार्ट होती चीजें, हाँ, उसको हम लोग कहते हैं। और ये जो है फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, बस ये। यस सर। असल में ये जो है, इसको हम ये लोग यू कहते हैं, और ये वी होते हैं। जब लीनियर में होता है तो यू होता है, और आपके पास है ये भी होता है, ये एंगुलर में तो ओमेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्की सी। सर जो मैंने हल्की सी गलत कही है, बातें यहाँ ले जाएगा मुझे एंगुलर का। गलती तो गलती है, हाँ भाई, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। हाँ सर, लेकिन कई बार गलती से बच जाता है आदमी। जैसे कोई आदमी किसी को ही वो शूट करने वाला है, गोली मारने वाला है, वो यहाँ था, वो 1 मिलीमीटर ऊपर चली गई, बच गए। 1 मिलीमीटर नीचे लेके चली, पानी खत्म हो गई। तो कई बार गलती का फायदा भी होता है, लेकिन संभावना कम, गलती का नुकसान ही ज्यादा हो। हाँ जी, आप। ये देखो ऐसा है, जब यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर मान लो नहीं बताया, तो इसमें कोई ये डिप्रेस्ड होने की बात नहीं है, कि मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है कि नहीं आता, नहीं आता, इसका कोई मतलब थोड़ा कि हमें आता ही नहीं, आता बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं है। कई बार मैं जैसे, कई बार जैसे पढ़ाते पढ़ाते ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, या कोई बात याद आ गई, दिमाग वहां चला गया, हमें कुछ लिखना था, हम कुछ लिख नहीं पाए, जो सही था कुछ और ही लिख दिया, तो गलती हो गई। इसका ये थोड़ा मतलब, इसका ये मतलब तो है नहीं कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती। भाई अब नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद कल ठीक हो जाएगा। तो इससे जो है, आप जैसे कोई क्वेश्चन है, देखो मुझे ये भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास ओमेगा, चल भाई ये बताओ अल्फा क्या होता है? तो साहब, अब फिर सारे सवाल तो सार ही बताएगा। अब तुम नाम बताओ। मोहम्मद अनस। अनस, ठीक। तो अनस बताओ जी। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन, ये एंगुलर जो है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, जिसको कहते हैं घूर्णन त्वरण। ठीक है। उसके बाद आई के बाद में आता है जी आपके पास ये आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब भाई अनस तुम बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वेक्टर है या स्केलर? अच्छा, कोई ही बताओ। स्केलर है, वेक्टर है। अब दो हैं, दो में से एक तो होगी, क्या ये भी संभावना है कि दोनों ही ना हो? एक तो पक्का होगी, स्केलर होगी, स्केलर होगी, अच्छा। देखिए हम सब जो है,
दो तरह के हम लोग हैं जेनेटिक ऑर्डर में। एक थर्ड भी होता है, ट्रांसजेंडर इसको कहते हैं। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो क्वांटिटी स्केलर नहीं होती और वेक्टर नहीं होती, वो क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी कहती है। तो जो राशि सदिश राशि नहीं है, आपके पास सदिश भी नहीं है, उसे टेंसर राशि कहते हैं। और टेंसर राशि जो है, टेंसर राशि होने का मतलब क्या मतलब है कि हाँ चीजें जो है कंप्लीट फॉर्म में डिफाइन नहीं होती, कुछ आधी अधूरी होती हैं। तो जो चीजें आधी अधूरी हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, पूछते भी हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है? ये ना वेक्टर ना स्केलर, ये टेंसर क्वांटिटी है। आप लोग फिजिक्स का अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का, हायर फिजिक्स जो उसमें है, तो उसकी इसी टेंसर वर्ड पे एक मैथमेटिक्स की बुक है इतनी मोटी, आईआईटी में पढ़ाते हैं, बहुत टफ बुक है। तो उस टेंसर राशि को पूरे लगभग ऐसे कोई है 800 पेज है, 800 पेज में उसको डिफाइन किया गया है। आज जितनी भी आईआईटी है वहां पे उसको पढ़ाते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में भाई जे आता है। ये अब जे क्या होता है? बताओ जी अनस बाबू। एनीबडी, कोई भी बताए। हम्म, जे, हाँ, एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग जिसको कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? आई ओमेगा। एल भी लेते हैं, एल भी लेते हैं, लेकिन एल लेने के पीछे कुछ और रीजंस हैं। हम क्या होता है, जे कब लेते हैं और एल कब लेते हैं, इनके अलग अलग, इनको अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, एक इसलिए जे को एल कर देती है। जो इससे छोटे लेवल की फिजिक्स है वो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट ही नहीं करते, इसको हम लोग इक्वली मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अलग अलग तरह के। असल में क्या है, हायर फिजिक्स में एक कंसेप्ट है, जीमन इफेक्ट, और क्वांटम फिजिक्स का एक ही टॉपिक है। तो क्वांटम उसमें उसमें जो है ट्रांजिशन बनते हैं। आपने तो आपकी 12th में हार्डन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन पढ़े होंगे भाई इस तरह के। ये क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे होता है, एक एटम एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी ये ऑब्टेन करता है या रिसीव करता है, उसके बाद ये अलग अलग स्टेट में जंप करता है। और जब ये ग्राउंड लेवल पे जंप करेगा तो एक फोटोन को इमिट करता है। ठीक है, मैंने भी क्या लाइन बोली, सबको समझ में आई? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम बेसिकली एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हैं। तो ये सब है एक ही। अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम इसकी बात नहीं करते, हम पूरे मैटर की बात करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग यहाँ मैटर की बात करें तो मैटर के अंदर बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर एटम्स होंगे, न्यूक्लियस होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट, डेफिनेट ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं अपनी एनर्जी से। तो यहाँ क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में आपको एक चोरों की कहानी सुना। जीवन में कहानियां जरूरी हैं, उससे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो चोर हैं या इस तरह के, वो 40-45 साल के बाद के नहीं होते, वो सब नए लड़के होते हैं। जैसे 17-18 साल के, 20 साल के लड़के, फुल एनर्जी होती है। अच्छा, जिम्मेदारी कुछ होती नहीं, इसलिए डर भी नहीं लगता है, इसलिए बाइक भी बहुत तेज चलाते हैं, गाड़ी भी बहुत तेज चलाते हैं। तो क्या हुआ है, नए नए लड़के ये चोर बने थे। और जैसे जैसे किसी ने बता दिया, जैसे मान लो एनस जो है एडवांस स्टडी करके रखता हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अनस, हाँ। अच्छा बेटा, कैप क्यों लगाई हुई? सर वो घर में आता हूँ ना सर, अभी धूप है। नहीं सर, हमने इसके बाद हाँ देखो स्मार्ट लग रहे हो यार। ऐसे शब्द ना बोलो यार। देखो कोई भी शब्द प्रयोग करो सम्मान के साथ होना चाहिए। ठीक है, मजाक का भी एक समय होता है, आप कब मजाक करते हैं। तो
नहीं नहीं, अभी वो अब बने थे। तो उन्हें किसी को पता चल गया कि ये ऊपर का जो घर है, किराएदार किराएदार रहते हैं, और वहां पे वो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं। तो एनर्जी जब ज्यादा होती है तो क्या पाइप से चढ़ जाते हैं, तुलसीदास की तरह। तुलसीदास की कहानी तो पता ही होगी। वो अपनी मैडम से खूब प्यार करते थे और सांप को रस्सी समझ के वो चढ़ गए। ये तो पता है कहानी उनका। बेटा पता है? क्या बात कर रहे हो? ओहो। अगर आप लोग तुलसीदास की कहानी नहीं जानते फिर क्या जानते हो? सर आप बता दो चलो। हैं? तुलसीदास की कहानी, हार्ड कहानी? अरे नहीं यार, इनसे प्रेरणा मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा। हैं? बेटा कोई भी कहानी आप पढ़िए, सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सुन लो जी। तो भाई क्या हुआ, दरअसल मैं ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ये वाला। तो घर से खूब माल पानी पी के आए हैं। बादाम, काजू बादाम पिछले खाए हुए, 20-22 साल की उम्र है सारी। हाँ जी। तो क्या होता है कि जब शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है तो कहाँ लगाएं? कहीं तो लगनी चाहिए। तो यहाँ आने के बाद में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लेने के बाद में कहीं से बाहर जो एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स होता है आपके, वहां से लेके ये जंप करते हैं। तो सीधे ही पाइप से चढ़ करके टॉप मंजिल पे चले गए। क्योंकि वहां किराएदार रहते थे और वो ठीक ठाक नौकरी यानी पैसे वैसे थे उनके पास, किसी ने बता दिया। तो वहां जाने के बाद में वहां पे जल्दी जल्दी अपने सामान इकट्ठा किया। तो आने के बाद में क्या हुआ, पड़ोसी जग गए। तो पड़ोसी जगने के बाद में क्या, वहां से उन्होंने क्या किया, सीधा जंप किया जी। तो शुरू में वाली माल्या उनके पास थोड़ी कम है, नहीं तो ऊपर से ऊपर ऊपर वाली मंजिल मंजिल से दूसरी वाली में उन्होंने जंप कर दिया। फिर अगर कई बार क्या होता है कि लग रहा है खतरा जा रहा है, तो सीधा ही सेकंड पे आपके पास कूद गए। फिर और ज्यादा खतरा तो क्या पकड़े जाएंगे, तो क्या किया उन्होंने, टॉप बन गई थी बिल्कुल ग्राउंड पे चले गए तुरंत ही। और ग्राउंड पे ही जैसे कूदे तो भाई की टांग टूट गई, यानी आवाज निकल के आई। तो यहाँ क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन या कोई एक एटम एडिशनल एनर्जी लेने के बाद में जब वो जंप करता है, यहाँ पे आने के बाद 10⁻⁸ रुकता है। जब भी नीचे आएगा उसके पास अगर कम ऊर्जा है तो यहाँ पे हो सकता है इस वाले स्टेट में आ जाए, थोड़ी ज्यादा एनर्जी तो यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा एनर्जी है तो यहाँ पे आता है, तो फिर यहाँ पे एक फोटोन को इमिट करता है। ये वाले केस में इसमें ये आपके पास ऊर्जा उसकी निकल जाती, एक फोटोन निकल जाता। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे, जो कंसेप्ट आया था, जो मैंने अभी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का इमिटेशन है या फिर आपके पास फोटॉन का आपका स्कैटरिंग कंडीशन में है, तो ये सब डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। तो जो मैं बता रहा था कि ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम जे लिखे या लिखे, इसके जीमन साइंटिस्ट ने इसके कई सारे एनर्जी लेवल बनाए थे, और उन एनर्जी के लेवल के फॉर्म में फिर हम लोग जैसे जे को एल कंसिडर करते हैं। तो ये जो है चीजें एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई मुझे कहे कि आप पहली मंजिल पे चढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है पहली मंजिल पे चढ़ेंगे तो सांस भूल जाएंगे, लेकिन आप लोगों की नहीं भूलेगी सांस। तो उसी केस में जो हम बात कर रहे थे उसकी चोर वाली और जो सांप वाली है, दरअसल क्या हुआ कि जैसे सब एक टाइम होता है, सबको लगता है कि ये नए नए, जैसे मान ले नए नए कपल बनते हैं तो उनको लगता है कि नए नए कपल में बहुत सारे, भाई हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आकर्षण बहुत ज्यादा। तो होता क्या है कि वो चले गए, मैडम उनकी चली गई अपने मायके में। तो बरसात हो रही थी, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। आप सुन लीजिए असली बात कहाँ से। तुलसीदास, तुलसीदास कैसे बने, सवाल ये है। तो क्या हुआ कि बरसात थी, झमाझम बरसात हो रही, आंधी भी चल रही थी, और एक बड़ा सांप था, तो उनको लगा रस्सी लटकी हुई है, मैडम ने उनके लिए छोड़ी हुई है, तो उनको लगा। तो रस्सी पकड़ के, अब सांप ने देखा वो सांप जो है लपेटा लगा के बैठा रहता है, तो उसने सबको पकड़ा और चढ़ गया ऊपर और अंदर देखा। तो मैडम बोली इतनी बारिश हो रही तुम कैसे आ गए? बोले यार आ गया, तुम छोड़ के आ गई, मुझे मेरा मन नहीं लगा। बोले अच्छा ठीक है, बैठो खाना खाओ। बोले नहीं खाना नहीं, घर चलो। बोले बरसात में गिर जाए, अग्नि घर चलो जा। तो मैडम ने उनको ये कह दिया कि जितना लगाव आपने मुझसे रखा या मुझसे करते हो, उतना लगाव अगर ऊपर वाले से कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस यही एक लाइन थी। उन्हें कहा यार तुमने कहा तो सही। तो 2 मिनट बैठे, बोले मैं ही गधा हूं। उन्होंने कहा वास्तव में गधा हूं, तुलसीदास जी ने अपनी मैडम से।
तो जब उन्हें लगा कि हाँ यार बात तो नहीं सही कि मैं क्यों इनके बेकार में मोह माया में मतलब अपना एनर्जी खराब कर रहा हूँ, तो सब मिथ्या तो है ही। तो अनंत बाबू ऐसे कैसे वो छोड़ आए, लेकिन फिर उन्होंने सांप को नहीं पकड़ा, फिर वो जीने से आए और जाकर के जंगल में चले गए। और फिर तुलसीदास की कहानी आपको बताइए सब, वो जग जाहिर है। तो कई बार चीजें जो हैं वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसका असर होने वाला होता है। तो ऐसे कोई कह देता है, तो ये तुम्हारे अनस को बोलते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? बोले बोलो बोलो क्या करना है? बोले क्या तुम चांद पे जाके दिखाओ। बोले अच्छा, ये चले गए, अभी गए ना लोग चांद पे, हालांकि अभी उसमें कोई था नहीं, लेकिन तो बैठ जा भाई, जैसे वो अकेला गया तो हम भी पीछे बैठ के चले जाते, क्या दिक्कत थी? तो यहाँ चीजें जो है कई बार चीजें इतनी प्रेरणादायक हो जाती हैं कि उससे जीवन बदल जाता है। तो भाई जीवन ने ये हमारी चीजें बताई थी। अब देखो छोटा सा कंसेप्ट है, चलो जी। जे के बाद, अब जे के बाद ये कहता है कि अगर हम लोग कोई फोर्स इंपोज ना करें, ठीक है, तो जब फोर्स इंपोज नहीं करते इसका मतलब क्या है कि फोर्स आपका जीरो हो गया। और दरअसल ये जो फोर्स है आपका, ये फॉर्म ऑफ टॉर्क है। ये जे है भाई, ये टॉर्क है। टॉर्क तो आप समझते होंगे, तो ऐसा इसका फॉर्मूला भाई इतना होता है R×F। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये वाला। हाँ, जब फोर्स वर्क ही ना करे तब उस केस में एंगुलर मोमेंटम ये भाई कंजर्व रहता है, ये वाला कंजर्व रहता है। यहाँ कंजर्व का मतलब ये है, कोई इस संसार में कितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो 360 एंगल पे ही वो घूमेगा। जैसे मान लिया आप सब मिलके घूमेंगे तब भी 360 घूमेगा। एक छोटा सा पार्टिकल, यहाँ 10 पार्टिकल है, बहुत सारे उसे यहाँ रोटेट कर रहे होंगे तो हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो वो भी 360 एंगल पे ही रोटेट करेंगे। तो ये इसको मतलब इन सारी चीजों का मतलब है कि हम लोग जो है रोटेशनल मोशन में, भाई हमारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, थीटा से, ओमेगा से, अल्फा, आई, टाउ, टाउ जे, और फिर उसकी कंजर्वेशन कंडीशन। तो रोटेशनल मोशन में जब भी हम बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आनी आनी चाहिए कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ दो मोशन एक साथ होते हैं, लीनियर के साथ साथ में रोटेशन होगा ही होगा। ठीक है। और में तो सब आप लोगों को याद होंगे ही, उसकी जरूरत तो है नहीं। हाँ, इक्वेशन मोशन जो है आपकी नॉर्मल वाली, इक्वेशन ऑफ मोशन भाई रोटेशनल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? ये हेडिंग लिखो आप, इक्वेशन ऑफ मोशन थैंक्स टू रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन या सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं रोटेशनल में। ये हमें इसके हमारे कंसेप्ट में इसमें जरूरत पड़ेगी, और ये आपके एंट्रेंस में भी आ जाता है ये बात। तो अच्छा, आप लोगों में ऐसा कोई है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, इक्वेशन मोशन सबको पता होंगे? यस सर। हाँ जी, आप बताओगे कोई भी गति के समीकरण? आप बताओ। है? अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से, किसको नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? सबको मालूम है? यस सर। आपको मालूम है? हाँ जी। देखो जी, गति के समीकरण सिंपल वाले होते हैं। हाँ, ये वाले। वेलोसिटी। हाँ, ये होते हैं। टारगेट स्क्वायर। देखो जी, यहाँ जो आपका यू है,
जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशन की बात करते हैं तो यू कन्वर्ट हो जाता है आपके पास ओमेगा नॉट में। जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वैसे आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये आपके पास ओमेगा, ए जो है आपके पास अल्फा होता है और बचा क्या जी एस, एस थीटा। ये थीटा हो जाता है। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होता है भाई आपके पास ओमेगा, ओमेगा नॉट अल्फा और सी, ये थीटा ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर, और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और बाई 2 अल्फा थीटा। थीटा है। ठीक है, तो ये वाली इन इक्वेशंस की हमें जरूरत जो है न्यूमेरिकल्स में पड़ती है। या अगर आप लोग नोट करना चाहोगे ना नोट कर लीजिए। रब कर दें एक मिनट। नेक्स्ट हेडिंग है जी आपके पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये होता है। प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है। इसमें खास बात क्या है? हाँ वही बात। दरअसल क्या होता है जब हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, कैसे भी आप लिख दीजिए v इक्वल टू आर ओमेगा। नॉर्मली हमें याद रहता है आर ओमेगा, जैसे हमारे जीप पे चढ़ा हुआ है आर पहले आ जाता है ओमेगा बाद में, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन जब हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं यानी कि उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है कि इसमें आपके पास वेक्टर फॉर्म में ये ओमेगा असल में पहले आता है। और इसकी वजह क्या है? हाथ का पंखा तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो हवा करने वाला होता है। हाँ, तो ये वाला होता है। इसमें एक ये कंडीशन होती है इस तरह की, ये फोर्स वर्क करता है और ये लाइन ऑफ एक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। याद आया जी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होती है लाइन ऑफ एक्शन। आर जो है लाइन ऑफ एक्शन आपके पास आर इंटू एफ आर से, इससे आपके पास बनता है और इससे बनेगा पहले टॉर्क, और भाई जो टॉर्क है वो ये होता है। और जब हम लोग इस फॉर्मूले को जब डिफाइन करते हैं एक्सपेंड करते हैं तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आती है। तो इस वाले केस में जो न्यूमेरिकल आपके पास आता है, जो न्यूमेरिकल है वो कई सारे कुछ बच्चे मेरे पास वहां के आते हैं, एबीसी एक इंस्टीट्यूट है यहाँ, तो वहाँ मेडिकल वाले पढ़ते हैं बच्चे। खत्म है, खत्म हो गई भाई, खत्म है नहीं पता नहीं, लेकिन उनके यहाँ ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल दे हुए हैं। तो मैंने पूछा, वो कह रहे कि नहीं सर वो समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे होता है। दरअसल क्या होता है कि जैसे आर है, एक्चुअल में जो आर है वो पोजिशन वेक्टर होता है, स्थिति वेक्टर। और स्थिति वेक्टर की खास बात है, बताओ अनस क्या होता है?
स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की खास बात होती है। बोलो तो सर। पोजीशन वेक्टर की खास बात ये है कि उसमें तीन एक्सिस होते हैं बस, एक्स और वाई और आपके पास जेड। ठीक है। ये ओमेगा कोई अपने फॉर्म में दूसरा कोई वेक्टर है ये वाला, इसकी वजह से वैल्यू दी है उसने 2i और आगे 3j और आपके पास 4k इस तरह की वैल्यू। तो यहाँ समस्या जो है गलत क्वेश्चन इसलिए होता है कि हम लोग जो है आर को पहले लिख देते हैं, तो जब इसका हमें वेलोसिटी निकालनी होती है v, तो ये आपके पास लिखना तो चाहिए। और वह एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स अगर पढ़ाई होगा, ये तैयारी आप लोग कर रहे हैं, एक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट, सारणिक कहते हैं इन्हें, सारणिक। सुना नहीं सुना? सारणिक। सारणिक मेथड या डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये वाला। तो ये फॉर्म जो है दरअसल ये उसके उस पे बेस है। और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, इसको आप जरूर लिख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें। सारणिक फॉर्म या डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है इस तरह से बनती है। यहाँ पे आपके पास आई यूनिट वेक्टर होता है, ये जे होता है और ये के होता है। इधर जितनी भी होती है भाई इनको रो कहते हैं, ये रो कहते हैं। सर वेक्टर प्रोडक्ट होता है। हाँ वेक्टर प्रोडक्ट में आता है। यस सर। और आपके पास ये जैसे ये आर के साथ हम लोग ओमेगा पहले ले लेते तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये एक्स, ये वाई या जेड, इसकी वैल्यू हम लोग कुछ एक्स वाई जेड की पुट Yes, कर sir. लेते हैं और उससे हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3/3 मतलब इसमें 3 रो है यस सर। और आपके पास 3 कॉलम, ये कॉलम होते हैं। तो ये 3/3 का है। तो यहां से इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपने इसका ऑर्डर बदल दिया तो यहाँ माइनस साइन जो है बाहर निकल के आता है। और माइनस साइन निकल के बाहर आने की वजह क्या है कि जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्री कम्युनिटी प्रॉपर्टी। स्केलर में आपके पास जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी यूज होती है और उसका रिजल्ट भी सेम रहता है, लेकिन जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी है वो लागू होती ही नहीं। मतलब ये है उसमें अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर हम इनके दोनों के क्रम बदल दें, इनके ऑर्डर बदल दें, यानी ये बी क्रॉस ए कर दें, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ आता है क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा से ये बाहर निकल के आता है, तो ये वाली कंडीशन की लागू होती है। और जैसे ही माइनस आया ये सब उल्टा हो जाएगा। तो आपने इनका ऑर्डर अगर बदल दिया तो ऑर्डर बदलती है, माइनस आपके पास बाहर निकल के आएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम आपकी गलत उल्टे सही होने के बावजूद भी आपको आता है, लेकिन क्या है कि कहीं मान लो ब्रेन स्लिप हो गया और उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये लिख लें आप। हैं? हाँ हाँ, असल में डायरेक्शन जो है जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इनके बीच का एंगल कुछ है, तो ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर आपके पास बी है। तो इन्हीं की डायरेक्शन दो ही कंडीशन होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड में होगी। ठीक है। तो मैं सपोज अगर ऊपर वाला ले लेता हूं पहले, ये वाला, तो ये इसकी डायरेक्शन एन एकांक वेक्टर यानी कि एन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। और ये जो एन एकांक वेक्टर है एक्चुअल में इसकी वैल्यू तो होती है 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक। तो लेकिन ये जो आपके पास 1 है ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, ए क्रॉस बी, ये वाला। समझ आ रही मेरी बात? समझ रहे हैं? सर इनका सवाल ये था कि किसी दो वेक्टर की जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये वाला हमारा फिगर हुआ, ये इन दोनों की जो डायरेक्शन है ये यहां से होती, लेकिन ये इसकी जो डायरेक्शन है होती तो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ही, लेकिन वो डिफाइन होता है उसकी डेफिनेशन से। और भाई इस वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, बोलो भाई अनस क्या होती है? सर वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ।
सर वो है ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू बी इंटू नहीं, सर क्रॉस। क्रॉस है हाँ ए बी साइन थीटा हाँ, ए बी साइन थीटा साइन थीटा और है जी, हाँ एन कैप एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये वाला। जब भी भाई आपको इसके डायरेक्शन निकालनी हो, ये इसके नीचे आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये आएगी, इसके जो यूनिट वेक्टर है आपका ए क्रॉस बी, ये इतना होता है। समझ आ गई? और ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे ए क्रॉस बी या ए बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, ये होता तो इसके एन वेक्टर, यानी कि आपके पास जो एन एकांक वेक्टर होता है उसके फॉर्म में, वो उस केस में जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो 9 आपके पास जो है साइन 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू की 1 हो जाती है, इसलिए एक रोज भी आता है। लेकिन अगर फिर भी लगे कि कुछ दिक्कत है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला रखो और डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। ये वाला इसका कंसेप्ट है। सर राइट हैंड वो हाँ, वो क्या है वो असल में राइट हैंड है। फिर आपको फ्लेमिंग के नियम पढ़ाएंगे, मैक्सवेल के पढ़ाएंगे। दरअसल वो वेक्टर में जब आप एक किस फॉर्म में आप ऐसे रखोगे, हथेली के फॉर्म में रखोगे, या ऐसे रखोगे, या इसका उल्टा हाथ रखोगे, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में केवल एक ही है, जो पेचकस का नियम होता है। तो पेचकस को आप ऐसे घुमाओगे, दरअसल जो पेचकस की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, और उसके अंगे डायरेक्शन में उसकी करंट की डायरेक्शन होती है। तो जो उसकी सिंबल है ऊपर, वो एरो होता है, वो डायरेक्शन आपके पास वेक्टर की होती है। भाई ये पूछिए जो क्वेश्चन समझ में आ गया, इन्होंने क्या पूछा, तो वही है। समझ आया जी? वही है, बताओ तो सर आप करो। कैसा इसमें नेक्स्ट हेडिंग है जी आपका, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। देखो ये इसमें आता है, आपके पास एक कोई बॉडी है और उसमें भाई इनफाइनाइट यानी एन पार्टिकल है, ये वाले एन पार्टिकल। तो जो एन पार्टिकल्स में जब लेते हैं तो उसका जो मास है, किसी भी बॉडी का मास यानी उसका सेंटर मास डिफाइन करता है पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी समझते हैं? हाँ है, नहीं वो मास अपॉन वॉल्यूम तो वो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन हम अगर इन जनरल बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं वहां पे डेंसिटी कम होती है। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, इधर खाली पड़ा हुआ है, तो इधर आपके पास नंबर ऑफ डेंसिटी है ही नहीं, बहुत ही कम है ही नहीं, जीरो समझ लीजिए। इधर बहुत ज्यादा है, ये उधर ज्यादा है, इधर भी ज्यादा। तो क्या होता है, कोई भी हम इस बॉडी के पार्टिकल से कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं, तो जब कोई पार्टिकल लेंगे तो किसी पार्टिकल की जो कंडीशन है भाई, वो तीन तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई, ये जेड एक्सिस। ये सर दरअसल क्या होता है कि जैसे हम लोग बैठे हैं या खड़े हो रहते हैं, तो वैसे तो हमारे 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, एक फ्रंट, एक बैक, एक सर के ऊपर, एक पैर के नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट में। यानी किसी बॉडी के ऊपर जो है जितने उसके फलक होते हैं उतने टाइप की फोर्स उस पर लगी रहती है।
इसलिए हमारा बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस बनेगा वो फलक के हिसाब से काम करेगा। अब इस बॉडी के अंदर जो एन पार्टिकल, उन एन पार्टिकल में से हमने एक पार्टिकल ले लिया, लेकिन मैं यहाँ दो शब्द यूज कर रहा हूँ, एक पार्टिकल और एक बॉडी। मोती चूर का लड्डू खाया होगा, बूंदी की लड्डू, वो बूंदी वाला है। तो जो लड्डू है आपका, लड्डू में बहुत सारी बूंदियां होती है, छोटे छोटे छोटे। जैसे लड्डू जो है आपको बॉडी है, और जो उसकी बूंदी है वो पार्टिकल। लेकिन अगर आप लोग और गहराई में जाएंगे, जो आपके पास बूंदी है उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। उसमें चाशनी में डालने से पहले, जब वो सूखा रहता है बेसन या आटा, आप देखोगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और कैसे पता चले, ऐसे तो पता चलता है नहीं। आपने क्या, एक छोटी सुई ली और सुई उसमें उसके बेसन के ढेर में डाली, और जब सुई को बाहर निकालते हो तो एक बेसन, एक कण जो है उस पे चिपका रहता है। उसकी मेन वजह क्या है कि प्रत्येक पार्टिकल में जितने भी होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो नेगेटिव की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक चिपक जाता है। सारे नहीं चिपकते, एक लगा रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस पार्टिकल की। अब जैसे ये आप समझोगे, यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टिकल, मैं इसको फूक से उड़ा दूं तो बहुत सारे निकल के जाएंगे। ठीक है, तो दरअसल ये पार्टिकल है। मैंने जो अपना रिसर्च कंप्लीट किया है, वो दरअसल इसी पार्टिकल का 10⁻⁻⁹ हिस्से में मैंने काम किया है। ये जो पार्टिकल है, ये नैनो पार्टिकल, बेसिकली नैनो पार्टिकल मेरा काम था। तो आप ये समझिए कि 1 बाई अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो गया, 9। तो ये कितना करोड़वा हिस्सा बैठेगा मेरे ख्याल से, 10 करोड़वा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, वही 10 करोड़। यानी मैंने एक पार्टिकल के 10 करोड़वें हिस्से का अध्ययन किया। तो आप ये समझ सकते हैं कितना बारीक अध्ययन हुआ होगा, और उसके साथ में कितना सारा काम किया होगा, वो एक अलग बात है। तो मैंने इसकी मैट्रिक्स बनाई है इन पार्टिकल की जो मैट्रिक्स है वो इस तरह की होती है। और हर पार्टिकल के साथ में 3 एक्सिस काम करते करते हैं। ये वाला तो ये जो एक्सिस है, दरअसल ये एक्सिस हमें ये बताते हैं उस पार्टिकल की कंडीशन का, कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। तो हम यहाँ पे इस पार्टिकल का एक बार तो मास निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, या अलोंग टू द एक्स एक्सिस, या अलोंग टू द वाई, अलोंग टू द जेड। तो इन 3 एक्सिस में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो किसी भी बॉडी का मास निकालने के लिए या उसका सेंटर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरह की कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो, हमें जैसे सेंटर ऑफ मास एक्स का निकालना है, ये वाला, तो यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये वाला, ये पहले वाला कंडीशन है। ये सिंबल तो पता ही होगा सबको, ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, सिग्मा जिसको कहते हैं, है जी। ये बनता है इससे, है ये वाला इससे, और इसका मीनिंग होता है जोड़ना, ऐड करना। तो यहाँ पे आपके पास x dx1, और यहाँ पे आपके पास x2 dx2, और यहाँ पे x एक्सिस पे आपके पास n पार्टिकल तो है ही, तो यहाँ पे आपके पास xm और dxn के फॉर्म में काम करता है। एक इसका जो टोटल मास होता है इस वाले का, वो आपके पास, इसको इस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, dx के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ जो आपके पास ये 1 2 3 है, दरअसल क्या होता है कि जब x एक्सिस 1 2 3 में डिफाइन ना होकर के वो यूनिट वेक्टर i के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास i1, xi1, xi1, xi2, xi2, और ऐसे आपके पास xin और dxin के फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। तो जिस इन सबको इंडिकेट करने के बाद में उसके एक एक पार्टिकल से डिफाइन करने के बाद में जो मिलेगा आपके पास, वो एक्स एक्सिस पे उस पार्टिकल का सेंटर मास आएगा। तो ऐसे हम लोग y का भी निकालेंगे, ऐसे हम लोग z का निकालेंगे। एक्स वाई जेड के निकालने के बाद में जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, उन कोऑर्डिनेट से फिर हमें जो है ट्रिपल पॉइंट सेंटर मास फाइंड करते हैं, तब हमारे पास टोटल सेंटर मास निकलता है। एक इसका
जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको इसको और बताएंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है सेंटर मास। बेसिकली सेंटर मास तो शिफ्ट होता है डेंसिटी के बेस। जैसे आपने देखा होगा हम सब जो हैं कई बार जैसे सही से हम लोग भोजन नहीं कर पाते, या भूख लगी हमने समोसा खा लिया और समोसा खराब वाला खा लिया, जैसे वो खराब हो रखा था, तो खाने के बाद फिर हमारे पेट में दर्द होता है। तो दर्द होने के बाद में हम लोग ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो गैस जो बनी उसकी वजह से, दरअसल वैक्यूम था पहले, तो यहाँ आने के बाद में शिफ्ट हो जाती है, इधर जब लोड हुआ तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से हम इधर से पकड़ के घूमते रहते हैं या इधर से पकड़ के घूमते रहते हैं। वो ये है कंसेप्ट। हालांकि मैथमेटिक्स है, बायोलॉजिकली इसका कंसेप्ट दूसरा होगा। वहां पे दूसरे से वो डिफाइन करेंगे कि नहीं, इधर ये वाला जो आपका केमिकल बना हुआ है, ये वाला हुआ हुआ है, ये वो अलग तरह से डिफाइन। तो इसे नोट कर लो अगर चाहो तो। हाँ जी, हाँ जी, चलाओ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दुनिया में सिर्फ सारे काम हो रहे हैं बढ़िया पढ़ाई पे थोप दो। है जी। यहाँ क्यों नहीं पॉसिबल? वो चाहे उनके वो मालिक है भाई, वो लगा देंगे, यही सोल्व करेंगे। कुछ कहेंगे उन्हें? नहीं कर सकते। हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि हम उन्हें मत। है जी। मैं मेरा जवाब वही है जो पूछ रही हो। पॉसिबल ये है, हम लोग तब तक यहाँ पढ़ाई पढ़ सकते हैं जब तक कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, वो सारे काम ही लेकर करेंगे बैठ के, फिर हम उन्हें देखेंगे। हैं? चलिए, रब करते हैं भाई। एक इसका छोटा सा फॉर्मूला और लिख रहे हो, याद रखने के लिए बेस्ट है। ये HCM 1/कैपिटल M, जिसको अभी बताया था, और इंटीग्रेट ये वाला आपका बस XDM, ये वाला YCM 1/कैपिटल, और आपके पास Y, और ऐसे जेड, ये वाले, इसको नोट कर लो, ये आपको फायदा होगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम स्मॉल के से लिखते हैं भाई, और इसका जो फॉर्मूला है K इक्वल टू ये हाँ I इक्वल टू M K स्क्वायर होता है, और K जो है आपके पास आई अपॉन M भाई। इसमें भी एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है K इक्वल टू I अपॉन, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, असल में रेडियस ऑफ जायरेशन एक सिंपल डिस्टेंस है, और एक सिंपल डिस्टेंस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे एक बॉडी होती है, हम उसके दो पार्टिकल के बीच में कहाँ पे उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये वही डिफाइन करता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाता है। अच्छा,
स्मॉल क्या है? स्मॉल के किसका सिंबल है? नेक्स्ट हेडिंग लिखे जी। हाँ जी। एम। मास भाई जिस पार्टिकल से या जिस बॉडी से आप उसका मेजरमेंट करोगे, ठीक है, वो उसका मास लेता है, ये वही एम। और आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही आई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप से डिफाइन करोगे ना तो के जो है, जैसे यहाँ पे एम आर स्क्वायर अपॉन एम, ये तो वैल्यू है इसकी, एम से एम कटा यार। और अभी आपको क्या बताया कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है एक्चुअल में डिस्टेंस है, वो ये है। देखिए डिस्टेंस हम लोग वहां मेजर करते हैं जहां पे जो पार्टिकल्स के अंदर का जो बॉडी के पार्टिकल के जो भीतर जो भी जिसको हमने सेंटर ऑफ मास पे हमें निकालना होता है, ये वो वाला हम लोग वहां से डिस्टेंस का मेजर करते हैं, ये वाली कंडीशन। इसमें भाई थ्योरम्स हैं दो। हाँ, एक पैरेलल एक्सिस वाली होती है और एक परपेंडिकुलर, ये वाली। चल भाई अनस बता ये वाली कौन सी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए। एक तो एम प्लस और फिर जितनी स्पीड डिस्टेंस होगी वो हाँ, एक होता है जिसका जहां पे हम लोग सेंटर मास लेंगे, सेंटर मान निकाल ये वाला। क्या हुआ जी? हाँ, जैसे हमारी अपनी बॉडी है, ये दो हाथ हैं, तो ये दो तरह की जब भी किसी बॉडी को डिफाइन करते हैं उसमें तो दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस लेते हैं उसका सेंटर मास जहां पे होता है, और एक एक्सिस वहां पे लेते हैं जहां पे जिस पार्टिकल को हम लोग डिफाइन करते हैं। यस सर जैसे पूरी बॉडी है, इसका सेंटर मास यहाँ पे है भाई, यस सर सीएम। और ये आपके पास पार्टिकल जहां का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, यस सर ये ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए आपके पास ए है, ये वाला। और इसका भी अपना कुछ मास होता है हमें। यस सर तो पैरेलल एक्सिस में जो हम बात करते हैं, पैरेलल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी बॉडी के अंदर जो है दो तरह के एक्सिस लेते हैं और ये दोनों दोनों पैरेलल होती है, ये वाला, ठीक है। इसी वजह से जो आपके पास आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम सी एम सी एम, ये वाले लेते हैं। और परपेंडिकुलर एक्सिस में अब इसी 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 वाले फॉर्म को अगर हम आज जब बॉडी लेते हैं तो यहाँ पे इसके तीन एक्सिस हम लोग ये लेते हैं, ये वाला एक एक्स, ये आपके पास ये वाला इस केस में। तो कंडीशन हमारे पास ये बनती है परपेंडिकुलर वाली, आई वाई इक्वल टू आई, आपके पास ये जेड इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आई वाई होती है, ये वाले। सर और ये आई जेड है क्या? ये एम एक्स एम जेड स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस एम वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है आपके पास जेड स्क्वायर वाली, ये कन्वर्ट हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली। तो जब भी हम लोग कोई बॉडी को रोटेट कराते हैं या फिर वो अपने आप रोटेट होती है, तो उसके उसके सेंटर मास के साथ साथ ये भी थ्योरम आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी थ्योरम उसमें काम यूज आती है। इसलिए दोनों दोनों थ्योरम को एक जगह फिर इसको रखा जाता है। और न्यूमेरिकल में नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो ये दोनों दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। तो ये दो थ्योरम से इनको आप देख लें। हैं? हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, सेंटर ऑफ मास अलग होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है। बस इसको खत्म हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में जो बॉडी के अंदर है जितने पार्टिकल्स हैं, उन उन सारे सारे पार्टिकल्स का
किसी एक पार्टिकल के ऊपर जब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं, जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की, फिर उसके बाद बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। भाई इतने सारे पार्टिकल हैं ये वाले, ठीक है, दिख रहा है नहीं ये वाले, और इधर खाली सा एरिया है, और इस इधर जो आपके पास पूरा स्पेस है, इधर आपके पास पार्टिकल भरे पड़े हैं। हमने क्या किया, इसको भाई किक किया, इसको हिट कर दिया। हिट करने के बाद में सपोज कर लिए सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो इधर है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स की, तो ये वाला पार्टिकल है, तो ये जो फोर्स इंपोज होगी वो यहाँ पे होती है। तो इस पार्टिकल पर, इस बॉडी के भीतर जितने पार्टिकल हैं, उन सभी पार्टिकल का जो मास है वो एग्जिस्ट करता है, समझा? जितने इसके वस्तु के अंदर जितने भी आपके पास कण हैं, उन सारे कणों का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इस पे निर्भर करता है, इस पे एग्जिस्ट करता है या लाई करता है, समझ गए बात? तो उसे कहते हैं हम लोग सेंटर मास। अब मास के साथ में जब उस पे अर्थ अफेक्ट डालना शुरू कर दे, यानी खींचना शुरू कर दे, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी मास तब तक मास है जब तक उस पे अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, या उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे फिलहाल हम मान के बैठे हो, आप लोग बैठे हो, फील कर रहे हो कि अर्थ हमें खींच रही है ना, मैं फील कर रहा हूं ना आप लोग फील कर रहे हो। लेकिन अगर फील करना शुरू हो जाए तो हमें ऐसा लगे कि हम लोग अर्थ के अंदर धसे जा रहे हैं, जबकि ग्रेविटी तो हर जगह सेम ही है। भाई आप यहाँ 9.8, यहाँ भी 9.8, दिल्ली चले जाओ तो वहां भी 9.8 है, उससे आगे गुजरात चले जाओ वहां भी 9.8, आगे आप उसके इस्लामाबाद चले जाओ वहां भी उतना ही है, उससे आगे गल्फ कंट्री चले जाओ वहां भी उतना ही है, उससे आगे चले जाओ मेडागास्कर वहां भी उतना ही है, उससे आगे चले जाओ आपके पास जो ब्राजील है या अर्जेंटीना, या उससे आगे थोड़ा जाओगे चिली कंट्री, वहां भी उतना ही। लेकिन अगर आप लोग ग्रीनलैंड पे चले जाओ, वही बता रहा हूँ, वही अगर आप लोग ग्रीनलैंड पे चले जाएं बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पे या साउथ में चले जाएं, तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। वो कितनी होती है? 9.72, वो इतनी होती है। तो फिर मैटर करता है, हालांकि इतना मैटर नहीं कि 9.8 और 9.72 बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी है, डिफरेंस तो होता ही है। अब मान लिया जैसे मैं अपने सापेक्ष अनस की बात करूं तो अनस ज्यादा पावरफुल है मेरे रिस्पेक्ट में, भाई इसके पास एनर्जी है, यंग आदमी है, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए। नहीं, हाँ ना बोलो, हाँ या ना, क्या बात कर रहे हो? आप लोग मेरे रेस्पेक्ट में ज्यादा अमीर हो क्योंकि आपके पास टाइम है। नहीं, देखिए आप लोग जो आप मैं लाइफ में डॉक्टर नहीं बन सकता, कुछ भी कर लूं, उसके लिए मुझे एक जन्म लेना पड़ेगा, और पता नहीं कहीं कहीं कुछ और ही बन गए तो उसकी भी संभावना खत्म है। ऐसा लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म होगा, लेकिन कोई जरूरत तो है नहीं है। मैं मान लिया और आगे मैं कभी जीवन में यूपीएससी नहीं दे सकता क्योंकि उम्र निकल गई। आप लोग सब कर सकते हो, आप अमीर इसलिए अमीर आप, इसलिए आपके पास ज्यादा ऊर्जा है। बात को समझिए, बिल्कुल अमीर है आप लोग, सही बात है। यहाँ तुलनात्मक चीजें होती हैं, होती कि नहीं? yes, तो ग्रेविटी तो हर जगह काम करती है, कंडीशन ये है कि उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एक फिजिक्स में एक बहुत ही एग्जांपल है बढ़िया, कि हम एक कागज के टुकड़े को और एक पत्थर को जब गिराते हैं तो वो अर्थ में जो है नीचे जाके कहीं गिराओगे तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे? क्यों पहुंचेंगे एक साथ? नहीं, कोई बताएगा? देखो इन्होंने कहा एक साथ नहीं पहुंचेंगे, हाँ मतलब वही मतलब हुआ, अलग अलग पहुंचेंगे। ये कह रहे एक साथ जाएंगे, दरअसल ये दोनों क्वेश्चन सही हैं, इनके जो आंसर जो आपने बताया वो दोनों सही है। बस कंडीशन ये है कि हम लोग कब जी को कंसिडर कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं कि दोनों एक साथ जाएंगे, उसका मतलब कि हम लोग ग्रेविटी को मान ही रहे हैं, वो आराम से जाएंगे। तो जब ग्रेविटी है ही नहीं तो वो दोनों अपने अपने एक साथ पहुंचेंगे ना, मास डिपेंडिंग करता है। लेकिन अगर आपने जी को मान लिया, वही कहते हैं कि मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए तो पत्थर है। वो गाना गाना भी आता है नहीं, मैं भूल गया,
गंगा माँ के ऊपर है, मानव। हाँ, मानो तो गंगा पानी है, नहीं अमृत कहते हैं, बहता पानी। नहीं तो फिर बहता पानी, वही वाली बात है। तो इसलिए तो ये सब चीजें जो है ग्रेविटी के ऊपर है। ग्रेविटी समझ आ गया, सेंटर मास। और बताओ जी। एक छोटा सा था वो, पहले ही वैसे डिस्कस कर लिया आते ही। हाँ जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास कितनी होती है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये वाली। लेकिन क्या होती है जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो जो टोटल रोटेशनल एनर्जी है, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 m v² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर ये होती है। और J=I ओमेगा के रेस्पेक्ट में जब हम काम करते हैं तो आपके पास इतना होता है, मतलब ये क्वोशंट दिया जाता है। इसको आप लोग ना एक जगह नोट कर लो, ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे बस ये काम आएगा। एक जगह इनको नोट कर लीजिए। जो आपके पास घूर्णन गति ऊर्जा होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और टोटल यानी कुल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और J=I ओमेगा, ये कोफिशिएंट ऑफ पड़ती है। आई ओमेगा ये क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने देख आप लोगों ने देखा होगा जब ये जो डाई करते हैं, डाई डाई लगाते हैं ना, कौन से वाले डाई? नहीं नहीं, कपड़ा वाली डाई वो भी नहीं। एक बालों वाली होती है, एक कपड़ों वाली होती है। एक होता है घूम के रोटेट करना। जब ये जो स्विमर होते हैं वो चढ़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर जंप करते हैं, वे क्या करते हैं, डाई लगाते हैं ऐसे घूम के। दरअसल क्या है कि अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम करते हैं, आई ओमेगा। तो ये क्वेश्चन वहां पे काम आता है। हाँ, जब अपनी जैसे अभी वहां जब जंप करते हैं सीधा जाते हैं या सीधा सीधा चले जाते हैं, नॉर्मली ऐसे उसमें लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि उससे पहले तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर अपने पैरों को और हाथों को फोल्ड कर लेते हैं एकदम से। और फोल्ड करने के बाद में हमारी जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी वो एक बॉल की तरह काम करती है। तो जैसी बॉल की तरह काम करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, मोमेंटम कम हो जाता है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करते हैं। ये असल में न्यूमेरिकल के लिए। तो इसके फॉर्मूले तो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। ये अगर, और ये तभी संभव है जब आपके पास बढ़िया से इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जब भी हम रोटेशन बोर्ड की बात करते हैं तो आपके दिमाग में या हम सबके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि एक ही टाइम में वो दो तरह की वेलोसिटी को डिफाइन करता है, एक लीनियर, एक रोटेशनल, ओमेगा और वी के दोनों। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट ये इनको रटना पड़ेगा। अब इनको कैसे आपको लिखवाऊं, क्या लिखवाऊं, क्या लिखवा देता हूँ। फोटो दे दो, हैं फोटो। तो सर एक काम करो, मेरा उनसे उनके पास नंबर है,
तुम में से कोई एडमिन है क्या? ना ठीक राइट मेरा नंबर ऐड करा लो, मैं उसी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा। एडमिन बनवा देता हूँ घर से भी सब लोग व्हाट्सएप से कुछ जुड़े होंगे आप लोग? यस सर तो आज मैं ऐसा करता हूँ, आज जो है इसमें इसके न्यूमेरिकल जो मुझे सोल्व करना, जो अच्छे न्यूमेरिकल है उनको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। और सॉल्यूशन भी भेजूं क्या? भेजिए सर ऐसे सोल्यूशन आएंगे हैं? अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन नहीं भेजता हूँ, वो उसको मैं जितने भेजूंगा आप लोग सबको देख लेना है। कल आगे डाउट लेने आ रहे हैं अच्छा पे देना कर बताओ चाहिए तो कर चलो ठीक है, मैं ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या होगी, सारे सारे प्रॉब्लम आपको मैं भेज दूंगा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करता है। क्या दे सर ठीक ठीक। इसकी थ्योरी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, यस सर जो कुछ आएगी। आ गया हाँ जी, अब थोड़ा सा यस सर कुछ इसमें डिफरेंट टाइप की जो बॉडी है उनका यूज किया जाता है। यस सर जैसे छल्ला होता है, रिंग होती है, जैसे बाली होती है, कान में बाली पहनना, ये वाली। एक आपके पास डिस्क होती है, यस सर एक डिस्क यस सर जो है वो कहते हैं उसको तस्तरी टाइप की होती है। हाँ वो वाली, हाँ हाँ वो बिल्कुल सीढ़ी कह रहे हैं। एक बॉल होती है, एक आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है, एक होलो होलो स्फीयर होता है। तो वो सारे सारे उनके सेंटर मास होते हैं। देखो जो सेंटर मास है, जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास ये कोई, चाहे ये आपके पास सॉलिड है या आपके पास होलो है, ये तो सेंटर मास जो है हम यहाँ पे दो तरह से फाइंड करते हैं। एक तो उसके सेंटर से, एक उसके किनारे पे, एज एज पे लेते हैं। तो हम लोग उसके एज पे कहाँ पे उसका वर्टिकल कंडीशन में लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लेते हैं, उसके सेंटर पे लेते हैं या उसके किनारे पे लेते हैं, ऊपर लेते हैं या फिर आप नीचे लेते हैं, ये वाली केस में ये तो स्क्वायर है। और ऐसे आपके पास कोई एक हम लोग छड़ ले लेते हैं ये वाली, तो इस छड़ में हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे लेंगे या फिर उसके सेंटर मास पे लेते हैं। यस सर तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट भी एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके पास टू पाई बाई एम आर स्क्वायर होता है स्क्वायर का, यस सर एम आर स्क्वायर याद है जी? यस सर इस तरह के होते हैं, ये 2/3, 1/3, 2/5, पाई 5/3 एम आर स्क्वायर होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर भी होता है, यस सर दिस का होता है एम आर स्क्वायर होता है। ये अलग अलग तरह के, तो ये सबको रटने पड़ेंगे, यस सर इनका कोई और तरीका नहीं है, ये याद ही करने पड़ेंगे। और आपके लिए तो बेस्ट है कि जितना आप लोग ये इन चीजों को याद कर सको, रट सको, उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि समझ तो हमें चीजें आती हैं, लेकिन उस समझ के इस टाइम कहाँ से लेके आओगे? टाइम को अगर आपको सेव करना है, फिर आपको चीजें रटी होनी चाहिए। ठीक। हाँ जी, कुछ पूछना तो बताओ, मेरी थ्योरी तो खत्म हो गई, मुझे अब खाली न्यूमेरिकल आपको करवाना है। ये चैप्टर खत्म, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और आपके पास वर्क एनर्जी पावर, ये तीनों चैप्टर खत्म हो गए। इसी के साथ मैंने एक दिन जो है आपको थोड़ा सा क्या ठीक से बताया था, वो फ्रिक्शन फोर्स, यस सर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये उसमें दो पॉइंट और थे। और एक था आपके पास इंक्लाइन मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, यस सर या रोटेशन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये वाली कंडीशन थी। तो ये चीजें जो है आप लोग सारा आज रात को आपके पास होमवर्क ये है, ये सारी थ्योरी आप पढ़ लें यस सर और उनके जो फॉर्मूले आपके ब्रेन में रहने चाहिए। ठीक है, देखिए हमें लाभ तभी होगा जब चीजें हमारे ब्रेन में रुकेंगी। दुनिया में आप सारे काम कीजिए, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई कीजिए। सही बात है सर बिल्कुल बात सही कि नहीं? यस सर घर वाले भी ये कहते हैं, नंबर अच्छे आए, अच्छा कोई बात नहीं, आप मूवी देखो कुछ भी करिए, लेकिन नंबर खराब आ गए तो फिर आप देखो, आप कितनी पढ़ाई करिए, सब लोग कहीं कुछ नहीं पढ़ते थे, खाली किताब लेके बैठे रहते, यही कहते हैं। तो देखिए, सब लोग जब तक आपको कुछ अच्छा रास्ता न मिल जाए तब तक आप मान के चलो कि जो इंसल्ट है वो होती रहेगी। यस सर ठीक है, और वैसे स्टूडेंट की कोई रेस्पेक्ट होती नहीं, ये आप मान लीजिए। सर ठीक ये है, पढ़ने बैठता है ना सर जब तो कुछ नहीं देखता लेकिन थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठे था सब देखो मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, आप लोग ना थोड़ी अपना मोबाइल अपना एक दृढ़ निश्चय करके
अपने पापा को थमा दो मोबाइल। तो अगर आप मोबाइल से पढ़ोगे तो नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हैं? वोट को select करना पड़ता है ना सर। क्या करना पड़ता है? वोट को select करना पड़ता है ना भाई। वोट से अभी इसकी जरूरत है नहीं वैसे मेरे ख्याल से तो। जो अभी फिलहाल फिजिक्स में तो आपको मोबाइल की जरूरत है नहीं, ऐसा मेरी गारंटी है। कर आप जितना हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं आप उसे पढ़ लें, उसे याद कर लें, और न्यूमेरिकल जितने मैं कराऊंगा उसको करके चले जाएं, तो उसमें से आपका बढ़िया उद्धार हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो एक ही करते हैं, करते हैं ना, समस्या एक। कुछ पूछना तो बताइए, और अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। पहुंच रहा आप पूछो, आप लोग पढ़ के आए हो, बता कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट पूछे आप। अच्छा, आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। तो क्या कंडीशन होती है उससे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में होती क्या है? हैं? तुषार बताओ। फिजिक्स में होता क्या है, जैसे हम एक हमारे जो हमारे मन में एक डर रहता है कि मैथ आता नहीं, जबकि सच नहीं है। मैथ तो जो आपने 10th तक पढ़ा वही उसी का तो यूज आगे होता है। जो मैथ हम लोग 10th तक पढ़ते हैं उसी का यूज होता है। लेकिन क्या होता है, हम कंसिडर कर लेते हैं हमें मैथ आता नहीं इसलिए हमारे नंबर खराब हो जाएंगे। केमिस्ट्री में कितने नंबर थे? मेरे केमिस्ट्री में थे 50 50। 57 तो 80 हो गए। हाँ नहीं, 50 तो ठीक है। अगर नहीं पाया हुआ तो सीख लिया। वैसे मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं आपके इंटेलिजेंस होने का। मैं इस कंसेप्ट पे काम करता अच्छा हूँ, समझिए बात। तो किसी के नंबर का में कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो केवल 5 चाहिए। बस आप अभी अभी लगा लो, ये जो 7-8 महीने हैं, इन 7-8 महीने आप ठीक से मेहनत कर लीजिए, सब हो जाएगा पूरा। अब तुम कहोगे, तुमसे कोई पूछे कि इक्वेशन फंक्शन क्या होता है और फिर आपसे कुछ ना बताएं तो फिर तो गलत बात है कि नहीं? बेटा आपका नाम क्या है? पूछे आपका। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो। मैंने आपको इसलिए खड़ा किया, हाँ, कि आप बहुत बात कर रहे हो। हाँ, नहीं कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना बात? हाँ देखो कर रहे हैं, आपके दोस्त ही कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं। बता दो तरीके की क्या ध्यान रखती हो। अब ये देखिए कि जब ऐसे दोस्त होंगे, दुश्मनों की कमी तो है नहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बैठिए, अभी तो है 5 मिनट टाइम। और देखिए रेडियो एक्टिविटी खास बात ये है, आज आप पहली बार आएंगे आप, इनको क्या, हाँ वो आपको हैं, आज पहली बार, क्या नाम आपका? अच्छा, जो हम कुछ डिस्कस किए समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं, ये तो गलत किया, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो जाए आज, बस आप मेरी क्लास रोज करना, और मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, कि ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। हैं? जी मुझे बस सर जी थोड़े से मैसेज कॉन्सेप्ट के नाम बता दो जो सबसे बार पढ़ लो। होता है कि देखो ऐसे तो संभव है नहीं, जो हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स करते हैं, आपका सिर्फ काम है कि आप उन्हें याद कर लीजिए, अपने आप चीजें हो जाती हैं। देखो होता क्या है कि जैसे अभी मेरी शायद ये चौथी 5वीं क्लास शायद है आज। आप मेरी क्लास में, मैं आगे से जब भी मुझे व्हाट्सएप में उसमें शायद ऐड हो जाऊंगा, तो मैं इसमें मैसेज डाल दूंगा। जिस दिन मेरी क्लास होगी 3 दिन लगातार होती, तो आप जिस दिन बोलो आपको पता चल जाएगा
बस मेरी क्लास मिस मत करना। और मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में आपके, अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से काम किया, वैसे तो मैं 160 की गारंटी लेता हूँ, लेकिन 120 तो आएंगी यार। मैंने 100 से जा रहे हैं इतने वो 100 से जा रहे हैं। नहीं, 180 तो खैर ज्यादा हो गया, 160 की बात हम करते हैं। देखिए, परफेक्शन नहीं कभी ब्रेन में याद रखना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन होने से फिर जीना मुश्किल हो जाता है। क्या जियोगे अगर 179 आ गए तो? ऐसे गर्ल्स के बारे में ऐसा होता है कि जैसे एक वीडियो देखी मैंने अभी, दोनों बहन भाई पढ़ते थे क्लास में, उसे उसकी बहन के मार्क्स आए 100 में से 99, ऐसा ठीक है, और उसके 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 मार्क्स आए 48, ऐसा उसके भाई के। अब वो चलता आ रहा, डांस करता आ रहा उसका भाई कि देखो मैं पास हो गया, इतने मेरे मार्क्स आ गए। और वो रो रही थी। तो घर पे आके वो बोला, क्यों रो रही है? कि मेरे इतने नंबर आए। बोले, एक ही तो नंबर कम है, एक ही भी कटना चाहिए था। तो यहाँ परेशानी है कि ज्यादा परफेक्शन भी ठीक नहीं है। ठीक है, देखो हमें पता है कि हम ये, देखो मानो कि हम टॉपर तो हैं, लेकिन इतना है, जब हम टॉपर नहीं है तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये कि इतने मार्क्स हमारे आ जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल तो ये है सारी। और आप लोगों ने रोज क्लास करो, कोई भी क्लास करो, छुट्टियां ना करो आप लोग। एक एक तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि जब यहाँ बात करते हैं तो आप लोग आपस में बात नहीं है। आपने नाम नहीं बताया मुझे अपना, क्या नाम भाई? गुंजन। गुंजन। हाँ, तो देखो, अगर आप कल से अब बात करोगे तो मैं आपको यहाँ बैठाऊंगा, इनका स्पीकर बनना पड़ता है मुझे। हाँ आवाज का बहुत हैं? नहीं, कल से आप उधर बैठना आगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था रेडियो एक्टिव मटेरियल की। हमारे सबके घरों में दादाजी रहते हैं। आई मिस माय दादाजी। चलिए, वो उस केस में हम लोग अनलकी हैं, दादाजी हमारे नहीं। लेकिन जिनके दादाजी होते हैं, लगभग दादाजी की उम्र 70 साल 80 साल के आसपास होती है। सुन लीजिए, मान लेते हैं आप पड़ोसी होंगे, हाँ सर है। तो दादाजी की एक खास बात है, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन आते जाते घूरते रहते हैं। जब हम जाते हैं तो दादी बैठे बैठे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जाते भी घूर रहे हैं, आते भी घूर रहे हैं, और घड़ी देखते हैं, घड़ी देखते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी है, इसको हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खास बात क्या है कि इसका ऑटोमेटिकली इसका विघटन होता रहता है, डीके होता रहता है। और कमाल की बात तो ये है कि हर बार या तो ये अल्फा पार्टिकल निकालेगा या बीटा निकालेगा, और गामा पार्टिकल ऐसा बेचारा इतना साफ सुथरा है, चुपचाप दोनों के साथ जाता है। तो रेडियो एक्टिव कंडीशन की खास बात क्या है कि ऑटोमेटिकली बिना एनर्जी के, बिना एक्सटर्नल एनर्जी के इसका डिके होता रहता है, और आपके पास अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इमिट होते रहते हैं, और गामा इनके साथ जाता है। अभी जो मैंने लाइन की समझ में आई आपको? हाँ या ना? आई? तो जब आप ध्यान दोगे तो समझ में सब कुछ आएगा। फिजिक्स से बढ़िया सब्जेक्ट कोई नहीं है दुनिया में। ऐसा नहीं कि ये मेरा सब्जेक्ट है या मुझे इससे प्यार है, नहीं, इससे खराब भी कुछ नहीं है। फिजिक्स जो है, जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलता उनको एमबीबीएस दिलवाता है, और फिजिक्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनका सिलेक्शन करवाता है। सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन अगर ये अपनी औकात पे आ जाए तो फिर ये सिलेक्शन होने भी नहीं देता, है कि नहीं बात? तो भाई बच्चों, ये है, इसलिए आप जो है ध्यान दें, आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। और सब लोग यहाँ ठीक ठाक पढ़ाने वाले सब अच्छे हैं। भाई मुझे लगभग 24 साल मुझे पढ़ाते हो गए, ठीक है, 24 साल तो आपकी उम्र भी नहीं होगी, 17 18 साल के होंगे आप लोग। कितनी क्या जरूरत है पढ़ाने में? नहीं, मुझे फोन कर लो, फोन कर सकते हैं रात को 8 बजे, 8 9 बजे के बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं 8 से 9 के बीच में फ्री रहता हूँ, बाकी उससे पहले अपना काम करता हूँ। ओके, थैंक यू। वैसे रात को 10 बजे के बाद
और रात को 3 बजे तक पढ़ दो मैं 3 बजे ना पढ़ो, रात को 11 बजे सो जाओ। मेरी बहन है थोड़ी रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो आप। मेरी बहन है